तो बायबैक चैप्टर 16, राइट, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़. नाउ यू बेसिकली नो व्हाट बायबैक इज. बायबैक में होता क्या है, क्या होता है, कुछ आइडिया याद है? जब शेयर्स कंपनी अपने बायबैक कर लेती है. हाँ, वो क्यों करती है बायबैक? अपना जो उनका वो होता है, क्या होता है उनका वो? पोर्टफोलियो नहीं तो वो अरे मैं बोलता हूँ बायबैक ना क्या नाम है, शेयर होल्डिंग कम करने के लिए. तो बस ये बोलने लगा. हाँ, तो स्पेसिफिकली कंपनीज अपने शेयर्स बायबैक करती है इन द व्यू दैट मार्केट में उसके पास बहुत सारी वही अपने आप बोल सकते हैं कि भाई शेयर होल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा फंड्स उनके पास आ रखे हैं, तो उनको इतने फंड्स की ज़रूरत नहीं है, और इधर दे वांट टू गिव द शेयर होल्डर्स एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी. कंपनीज इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही दैट इट कैन गिव डिविडेंड. बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी होता है ना ऐसा कि बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ता है. कंपनी वुड ऑल्सो वांट टू लेसन अप इट्स डिविडेंड अमाउंट, करेक्ट, आगे आने वाले फ्यूचर ईयर्स में. तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे रीजंस होते हैं जहाँ पर एक कंपनी बायबैक करती है. जो स्पेसिफिक रीजंस है वो अपने यहाँ पर देखेंगे, ठीक है. अब बायबैक को ना ये लोग इस हिसाब से समझा रहे हैं कि आप CMSL इस किताब से अगर आप बायबैक समझते हो तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा क्या कैपिटल मार्केट या लॉज है या सेबी के लॉज हैं जो बायबैक को रेगुलेट करते हैं. गेटिंग द पॉइंट. बायबैक को रेगुलेट करने के लिए हम ऐसी बात करते हैं कि यार इफ़ द कंपनी इज़ कंडक्टिंग अ बायबैक, इट शुड बी इन द ऑफ कोर्स इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इट शुड बी एट अ करेक्ट मार्केट प्राइस. हम बायबैक कर रहे हैं, एक कंपनी बायबैक कर रही है, तो बायबैक करने के टाइम पर वो क्या करेगी, कंपनी लोगों से शेयर्स खरीदेगी और अपने पास रख लेगी वापस, राइट, दैट इज़ द पॉइंट. तो in that case, if the buyback is eventually happening, what is the price at which the company will buy back its shares from the market, right? So उस प्राइस की डिटर्मिनेशन क्या कैसे होएगी, क्या प्रोविजंस होंगे, आप कैसे नोटिस दोगे लोगों को कि भाई हम बायबैक कर रहे हैं, भाई आप अपने शेयर्स हमें टेंडर कर देना, टेंडर मतलब दे देना, राइट, हम फिर आपके शेयर्स खरीद लेंगे और हम आपको पैसे दे देंगे, राइट. उसमें भी होएगा, एक होएगा कि बायबैक कर रहे हैं हम सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मार्केट होल्डिंग कम करनी है, एक ये हुआ. दूसरा, हम बायबैक कर रहे हैं क्योंकि अभी हम फाइनली बायबैक करने ही वाले हैं, वी आर गोइंग टू एक्सटिंग्विश दीज नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, राइट. तब तुम टेंडर बोलोगे नहीं करना है, मैं तो नहीं दूंगा भाई अपने शेयर, मुझे तो चाहिए, पर हम वो प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं या हम वो शेयर्स मार्केट में और रखना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा. व्हाट इफ अ कस्टमर, व्हाट इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट वांट टू sold its shares to the company back, sell its shares to the company, correct. So there are various provisions, various points या things जहाँ पर हम CMSL के अंदर बायबैक को समझते हैं, हम सिक्योरिटीज़ लॉ के पर्सपेक्टिव से बायबैक समझ रहे हैं. तो उन्हें अब तक अकाउंट्स के से समझा है कि हाँ चलो बायबैक हो जाता है, पर क्या, क्यों, कैसे, कौन सा लॉ, किधर किधर नहीं, सब कुछ वो समझ रहे, राइट. नेक्स्ट तुम्हारे पास है अभी इंट्रोडक्शन, देख लो. इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ, कुछ चीज़ें जो तुम्हें बेसिक पता है वो मार्क करते रहना, हाँ ठीक है. सिर्फ द टर्म बायबैक इम्प्लाइज द एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज बाय कंपनी. द फैसिलिटी enables द कंपनी टू गो बैक टू द होल्डर्स ऑफ इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज एंड मेक एन ऑफर टू परचेज सच शेयर्स. कि भाई हमारे होल्डर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, हम उनके पास जा रहे हैं कि भाई सुनो ये वाले हमें शेयर्स हमें वापस बेच दो, राइट. यहाँ तक क्लैरिटी. नेक्स्ट कम टू द थर्ड पैराग्राफ. सिमिलरली बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज इज अ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी विच इन्वॉल्व्स रीपर्चेज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाय अ कंपनी. हम अपने शेयर्स मार्केट से वापस खरीद रहे हैं, रीपर्चेज कर रहे हैं. आउटस्टैंडिंग शेयर्स वही जो मार्केट में पड़े हैं, ठीक है. ऐसे जो आउटस्टैंडिंग इन द सेंस कि अगर मार्केट में शेयर्स हैं अभी भी, तो इसका मतलब है कि दैट अमाउंट इज़ येट टू बी टेकन. एक तरीके का आउटस्टैंडिंग ये होता है. दूसरा, हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ये बोलते हैं कि भाई मार्केट में पड़े हैं शेयर्स, राइट. ठीक है, इतना मत दिमाग लगाओ. बायबैक ऑफ शेयर्स, वो जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाय द कंपनी, देयर जनरली 2 ways ऑफ कंपनी कैन रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर्स. पहला डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दूसरा थ्रू बायबैक. हम अपना पैसा शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं तो हम या तो डिविडेंड देते हैं या तो हम उनसे शेयर्स ले लेते हैं, सही. यहाँ तक कोई डाउट है? उसके अलावा अगर मान लो तुम्हारा फिज़िकल शेयर्स है, एग्जाम्पल तुम्हारे फिज़िकल शेयर्स हैं, फिज़िकल शेयर्स के अंदर इफ़ यू बाय बैक द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ फिज़िकल शेयर्स है एंड कंपनी बाइज बैक इट्स शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक, करेक्ट.
सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आप जब फिजिकल शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप ये बोलते हैं कि आपके पास एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है। पॉइंट समझ रहे हो? अगर मैंने करण को फिजिकल शेयर्स बेचे हैं तो मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा होगा? करण का। अगर मैंने करण को डीमैट शेयर्स बेचे हैं तो मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा होगा? डिपॉजिटरी का। शाबाश, वेरी गुड। सो इफ़ आई हैव सोल्ड यू फिजिकल शेयर्स एंड आई एम बाइंग इट बैक फ्रॉम द पब्लिक, या आई एम बाइंग माई शेयर्स बैक फ्रॉम द करण, राइट? तो मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर में करण का नाम हटेगा कि नहीं हटेगा? तो किसका? हाँ सर, तू वापस मुझे बेच देगा, करण का नाम हट जाएगा, किसका नाम आ जाएगा? कंपनी का खुद का आ जाएगा। ठीक है, ये बात बन रही है। तो कंपनी के पास अपने ही शेयर्स आ जाते हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी अपना ही नाम रजिस्टर कर देती है वंस इट हैज़ टेकन द शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक। क्लैरिटी? ईजी है, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई ये सारी। उसके अलावा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाओ। कंपनी क्यों बायबैक करती है, इस बारे में हम पढ़ रहे हैं। कंपनी बायबैक करती है टू स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज प्रमोटर शेयर होल्डिंग। प्रमोटर शेयर होल्डिंग मतलब अब मैंने पब्लिक से ले लिया तो किसके पास आ गए शेयर्स? कंपनी के पास आ गए। कंपनी वो शेयर्स प्रमोटर्स को दे देती है, कंपनी के प्रमोटर्स को देती है। जैसे भी रिलायंस है तो रिलायंस में अंबानी है और बाकी की नॉर्मल पब्लिक है। अंबानी इज़ अ प्रमोटर, राइट? तो हम ये बोल रहे हैं कि बायबैक करते के टाइम पर कंपनी कैन डू इट एज सच कि वो प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाहती है तब भी बायबैक करती है। यहाँ तक ठीक है। पर प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए एक लिमिट होती है। मैक्सिमम, आपने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पढ़ी थी, याद है तुमकी? 25% पब्लिक पे होना चाहिए। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ सकती है, पर अप टू व्हाट एक्सटेंट? 75% ओनली, क्योंकि 25% तो पब्लिक के पास चाहिए ना। बनी बात? इसलिए यहाँ पर SC/ST रेगुलेशंस के बारे में बोला है, सब्जेक्ट टू SC/ST रेगुलेशंस, राइट? तो इसलिए टू इंक्रीज प्रमोटर शेयर होल्डिंग बट सब्जेक्ट टू SC/ST रेगुलेशंस। यहाँ तक क्लैरिटी? नेक्स्ट बोला टू इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर। अब मान लो मार्केट में 100 शेयर्स हैं, ठीक है, 100 शेयर्स हैं, हर शेयर पर आपको एक रुपया मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर आपको एक रुपया मिल रहा है। पर अगर मैंने 50 शेयर्स बायबैक कर लिए, 50 रह गए मार्केट में रिमेनिंग, हर शेयर पे आप 2 रुपये मिल रहा है, करेक्ट? तो अर्निंग पर शेयर आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट यू हैव टू इम्प्रूव रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड एनहांस लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। उतने लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स पर रिटर्न ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, राइट? उसके अलावा यू हैव कंसोलिडेटेड इंटू हैंड्स कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी। भाई आपके जो शेयर्स है इकट्ठे हम कर रहे हैं। कंसोलिडेशन इज किसके पास शेयर्स हैं, इकट्ठा करना ना, कंसोलिडेट करना, टोटल करना। तो कंसोलिडेशन, इधर उधर बहुत सारे शेयर्स बिखरे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बंदे के हाथ में ज़्यादा हो, राइट? द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक। उसके अलावा प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स। अनवेलकम टेक ओवर बिड्स का क्या मतलब हुआ? टेक ओवर कब होता है? जब कोई कंपनी हमारे कंपनी में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेती है। मान लो अभी रिलायंस के शेयर्स हैं पब्लिक के पास, और मान लो मैंने ऐसा बोला कि कम से कम 60% पब्लिक के पास ही पड़े हैं। ऐसा हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60% शेयर्स आर विद द पब्लिक। अब एक रैंडम इंसान है, वो इंसान के पास बहुत पैसा है, वो मार्केट से धीरे धीरे रिलायंस के शेयर्स खरीद रहा है। ऐसे करते उसने क्या किया? उसने कम से कम 26% शेयर्स खरीद लिए, राइट? तो उसने इनडायरेक्टली नेगेटिव कंट्रोल तो रिलायंस में ले ही लिया ना, बिना रिलायंस को पूछे। पॉइंट समझे? नेगेटिव कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव कंट्रोल का ये मतलब होता है, इस ध्यान रखना वर्ड हमेशा, कंट्रोल होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कंट्रोल मतलब मैंने किसी कंपनी में 50 या 51% से ऊपर खरीद लिए शेयर्स, 51 या उससे ऊपर शेयर्स खरीद लिए, तो वो मेरा पॉजिटिव कंट्रोल है कि ऑफ कोर्स अब जो भी वोटिंग होएगी उसमें मेरा मेजॉरिटी वोटिंग होएगी तो मैंने कंट्रोल कर दिया। पॉइंट समझे? नेगेटिव कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने किसी कंपनी में 26 या उससे ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, 26 या उससे ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि अगर अब 50 में तो मेरा से नहीं है, बट इफ़ फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है? और 25% मेरे पास है तो तुम स्पेशल पास कर पाओगे? मतलब 26 मेरे पास है, सॉरी, तो तुम स्पेशल पास नहीं कर पाओगे, राइट? तो इन अ वे मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ पर तुम्हें कुछ करने से रोक सकती हूँ, दैट इज़ नेगेटिव कंट्रोल। आया समझ? तो टेक ओवर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। अगर मार्केट से किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए तो उसके पास कंट्रोल आ जाएगा,
दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेक ओवर, राइट। तो हम हॉस्टाइल टेक ओवर्स, यानी कि ऐसा टेक ओवर जिसको मैं नहीं होने देना चाहती थी, वो मैं कंट्रोल कर रही हूँ। वो कंट्रोल करके मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन टेक शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक एंड कीप इट विद मी। पब्लिक के पास अगर सिर्फ 25% शेयर्स होंगे, राइट, तो मेरा नेगेटिव कंट्रोल नहीं आएगा किसी के पास, क्योंकि नेगेटिव कंट्रोल के लिए 26% शेयर्स चाहिए। क्लैरिटी आई? तो वो प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर, टू इन रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स एंड अलाउ प्रॉफिटेबल डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश सरप्लस, कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें शेयर दे दो, हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो सरप्लस, रिटर्न द सरप्लस कैश टू शेयर, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, तो हम बोले कि हम इसका यूज़ वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं और अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है नया जहाँ पर हम पैसा डालें, तो यू जस्ट कीप इट, आप हमें अपने शेयर्स वापस दे दो, ठीक है। उसके अलावा अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो वाला, कि आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, अच्छा है कैपिटल स्ट्रक्चर, 2:1 बोलते ना, मेंटेन करो, ये वो ऐसा कुछ सुना है तुमने, राइट। तो वो बस वो अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर हो। सपोर्ट प्राइस, शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्लगिश मार्केट, मतलब स्लगिश मतलब गिर रही है मार्केट, ठीक है, फॉलिंग मार्केट। तो अगर आपकी मार्केट नीचे जा रही है, डाउनफॉल हो रहा है मार्केट के अंदर, तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो बहुत कम चल रही होगी। तो मैं चाहती हूँ कि यार इतना ज़्यादा मेरा डाउनफॉल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स जस्ट ऑफर शेयर्स टू द लेट्स जस्ट ऑफर अ गुड प्राइस टू द पब्लिक फॉर इट्स शेयर्स। सारी पब्लिक डरी हुई है कि ये मार्केट से शेयर मैंने 100 रुपये का ख़रीदा था, आज मार्केट इतनी नीचे चली गई है, ये मेरा सिर्फ 40 का बिकेगा। तो कंपनी कई बार ऐसा करती है, अपने प्राइस को सपोर्ट करने के लिए लोगों को ऑफर देती है कि वी विल रीपरचेज और बाय बैक द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम यू एट अराउंड 60 पर शेयर, ऐसा। तो वो स्लगिश मार्केट में प्राइस को मेंटेन करने के लिए भी ये काम करती है, अगर उसके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो, ठीक है। वो अपना अपना है अलग अलग। देन यू हैव टू सर्विस द इक्विटी मोर एफिशिएंटली। सर्विस इक्विटी मोर एफिशिएंटली मतलब प्रोवाइड मोर डिविडेंड, लिख लो। टू सर्विस इक्विटी मोर एफिशिएंटली मीन्स टू प्रोवाइड मोर डिविडेंड। लास्टली टू प्रोवाइड एन एग्जिट रूट, है ना, वो तो ठीक है। ऐसे शेयर्स जो थिनली ट्रेडेड हो रहे हैं उनके लिए एक एग्जिट रूट प्रोवाइड करने के लिए हम ये वाला बाय बैक करते हैं। प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ना, यहाँ से शुरू करेंगे। अब इसमें स्पेसिफिकली बायबैक के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये तो हमें पता होना चाहिए। हमने कंपनी लॉ में बायबैक के बारे में काफ़ी पढ़ा है कि हमने जब बायबैक के बारे में पढ़ते थे हम स्पेसिफिकली ये बोल रहे थे कि व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच यू विल गैदर मनी टू गिव टू द पीपल। तुमने बायबैक कर, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम शेयर्स मार्केट से ख़रीद रहे हो, उसके लिए तुम पैसे दोगे, तो द सोर्सेज फॉर दोज फंड्स, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि अ कंपनी, लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में लिखा है, अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज बायबैक आउट ऑफ। तो कंपनी अपने शेयर्स खुद के शेयर्स खरीदती है, किस में से पैसा देके, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या द प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी अदर शेयर्स। सेम इक्विटी शेयर्स ऑफ अ नेचर के मैं इशू करके वापस से इक्विटी शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती हूँ, राइट। आप कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स अगर खरीद रहे हो, बायबैक कर रहे हो तो चलेगा। इफ़ यू आर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स टू गेट मनी फॉर द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज़ ओके। पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। उसके अलावा however no buyback of any kind of shares or other specified securities shall be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of shares। ठीक है, वही सबको मैंने बोला कि सेम काइंड ऑफ शेयर्स इशू किए हैं तुमने और उसके पैसों से तुम दूसरे वाले सेम काइंड ऑफ शेयर्स बायबैक कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। कुछ पॉइंट समझे? क्या हुआ अनुभव, समझा नहीं समझा ना? अगर मैंने शेयर्स इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स वो 6% प्रेफरेंस शेयर से नाम लिखा होता है ना, 6% प्रेफरेंस शेयर, वो मैंने तुझे इशू किए हुए थे। मैंने तेरे को बोला कि मुझे बायबैक करना है तेरे से, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आप मेरे को सही प्राइस दोगे, मैं आपको दे दूँगा। तो मैंने बोला ओके फाइन। तो मैंने एक न्यू 6% ही प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए करण को, करण से पैसे ले लिए और वो पैसे तुझे दे दिए। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, सेम शेयर है बस शेयर होल्डर बदल दिया। तो फिर है ना, ये कंपनी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को मना किया ना, आपके मेंबर्स जो भी हैं, आप उनसे मेंबर्स को ज़बरदस्ती अपने से निकाल नहीं सकते हो। मेंबर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेंबरशिप अनलेस एंड अनटिल दे डू समथिंग बैड।
दे आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट? सो अगर मैं सेम काइंड ऑफ शेयर्स वापस से इशू करूँ किसी और को ताकि मैं उस पैसों से किसी और को पे ऑफ करूँ, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि मैं जानबूझ के उसको अपना मेंबर हटाकर इसको बनाना चाहती हूँ, क्योंकि शेयर तो सेम ही काइंड का है। अब मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा बंदा तू है या तू है, राइट? तो उन्होंने वही बोला कि अगर आप 6% प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, अगर ये हटाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे या कोई और इक्विटी शेयर्स इशू करोगे, तो 6% को बायबैक करने के लिए आप 8% या 2% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, या आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, बट सेम नेचर के सेम काइंड के शेयर्स वापस इशू कर नहीं सकते हो। ठीक है, अब समझ आया? पहले हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों बोले जा रहा था पहले समझाने भी बोला। हाँ नहीं बोल, पढ़ो, जो नहीं समझ में आता है ठोक के पूछो ना, मैं भी पूछती हूँ ना तुमको, लिखो या करो या करती हूँ ना, मैं पीछे पढ़ती हूँ, तुम भी पढ़ो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक? कंडीशंस फॉर बायबैक। अब बायबैक करने के लिए कंडीशंस क्या है? सिंपल कंडीशंस हैं कि आपका वही बेसिक वाले कि आपका इतना ऑथराइज होना चाहिए, ये आपका MOA होना चाहिए, वो थोड़े बहुत सिंपल हैं। लेट्स सी थोड़ा बहुत अलग क्या है। बायबैक इज ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि आप बायबैक कर सकते हो, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, आपको एक SR पास करना है जिसमें SR में बायबैक को ऑथराइज किया जाएगा कि हाँ कंपनी कैन कंडक्ट द बायबैक, तो एक SR पास किया। बट इफ़ द बायबैक अमाउंट्स टू 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, अगर आप बायबैक कर रहे हो 10% से कम, मतलब आपके पास 100 शेयर्स है मार्केट में, आप बायबैक कर रहे हो सिर्फ 10 या 9 शेयर्स के नीचे, पॉइंट समझ में आया? 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इन सब का टोटल अगर मैं करूँ तो 10% से कम का मैं बायबैक कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 10% ऑफ व्हाट? पेड अप प्लस FR, इसका 10% से कम लेस बायबैक कर रही हूँ, ये वाला आएगा ना, इससे लेस बायबैक कर रही हूँ, तो फिर मेरे को स्पेशल नहीं चाहिए, वही लिखा है। अच्छा, और लेस, तो फिर आपको देन सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपनी के अंदर का रेजोल्यूशन भी चल जाएगा, आपको जनरल मीटिंग बुलाने की ही ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपना बायबैक का डिसीजन ले सकते हो। कब? जब आपका बायबैक इज 10% लेस देन 10% या 10% है टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फीस। ठीक है, क्लैरिटी है, वेरी गुड। नेक्स्ट अभी बोला, पर अगर आपका बायबैक है इज़ 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट पेड अप एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि बेसिक इस कि आपको 10% से नीचे बोर्ड रेजोल्यूशन, मेरी पहले भी यहाँ पर बात सुन लो, 10% से नीचे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 10% के ऊपर अप टू 25% स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, आया समझ? 10% से नीचे बोर्ड रेजोल्यूशन, 10% से ऊपर एंड बट अप टू 25% यू विल हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। यू कैन नेवर बाय बैक मोर देन 25%। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो आप कंपनी के पूरे लाइफ में बायबैक 25% से ऊपर नहीं करोगे, 25% ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ तक? कल को तुम्हारे पेड अप फ्री रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो तुम बायबैक और करोगे, वो 25% से नीचे आएगा, वो चलेगा। कंपनी का मौजूदा पेड अप प्लस फ्री रिजर्व्स के 25% से ऊपर आप कभी भी नहीं जाओगे। यहाँ तक क्लैरिटी है? हाँ, however, in respect of the buyback of equity shares in any financial year, the reference to 25% in this clause shall be construed in respect of its total paid up equity capital in that financial year। हाँ ठीक है, सिर्फ इक्विटी कैपिटल है, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल था, कहीं पे मिस कर रहे हो तुम, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल था। पेड अप कैपिटल माने पेड अप कुछ भी, इक्विटी भी, प्रेफरेंस शेयर्स भी। हाँ, हाउएवर 25% ऑफ टोटल पेड अप ओनली इक्विटी कैपिटल, उसमें प्रेफरेंस नहीं आएगा। ठीक है,
पेड अप प्लस एफ आर होएगा 10% का, और 25% का पेड अप इक्विटी प्लस एफ आर होएगा। अंडरस्टूड? डी पॉइंट आए अभी। नाउ द रेशियो, आप जब भी बाय बैक करते हो तो आप अपनी इक्विटी को एक तरीके से कम कर रहे हो, पर आपके डेट तो हिल नहीं रहे हैं ना, डेट तो अभी भी उतने ही है, जो आपके लोन थे मार्केट में वो उतने ही है, पर आपकी इक्विटी कम हो गई। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आप बाय बैक करने के बाद आपकी इतनी इक्विटी कम ना हो जाए कि आपकी इक्विटी आपके डेट के 2 गुना से भी कम है। नहीं, समझा देती हूँ। डेट आपका 2x है तो इक्विटी 1x होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका 50 डेट है, सॉरी 50 इक्विटी है तो 100 डेट होना चाहिए। नहीं होती है। नहीं, उल्टा नहीं बोल रही हूँ मैं। डेट ज़्यादा तो नहीं होता, डेट तो कम होता है ना। डेट ज़्यादा होता है। आपके पास अगर 50 रुपये हैं तो 100 का डेट होना चाहिए। तो आप 100 का डेट ले सकते हो मैक्सिमम। ठीक। इट विल नॉट बी मोर देन 2x, ठीक है, ठीक है। डेट इज टू इक्विटी रेशियो इज 2:1। Getting the point? If you have 50 rupees, you can take a loan of 100 rupees. If you have 100 rupees, you can take a loan of 200 rupees. But you have 100 rupees, you cannot take a loan of 250 rupees. Maximum 200. आया समझ? 100 है तो 200 का लोन चलेगा, बट 100 है तो 150 का लोन चलेगा? हाँ चलेगा। चलेगा, वही 2:1 के नीचे होना चाहिए रेशियो हमेशा आफ्टर बायबैक, ठीक है। आफ्टर बायबैक द रेशियो मेंटेन शुड बी 2:1, नॉट बिफोर। बिफोर तो होगा ही, जब बायबैक करोगे तो इक्विटी कम होगी ना, तो इक्विटी कम करने के बाद तुम्हारा बायबैक रेशियो डेट इज टू इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। आ रहा है अनुभव समझ? पक्का ना? तेरे को कहीं पे कोई डाउट हो बताना, ऐसे रुकना नहीं बिल्कुल भी। वाई वुड यू नॉट आस्क मी डाउट्स? ये तो मुझे पहली बार ही दिख रही हूँ मैं, शक्ल देख के मैं पता लगा रही हूँ कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डाउट्स पूछोगे, 50 बच्चों का बैच हो तो डाउट नहीं पूछते तो समझ में आता है। मतलब मसा 3 इकट्ठे हुए हैं, हाँ तो मसा ही इकट्ठे हुए हैं। यहाँ तक क्लैरिटी है? तो द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट माने कौन सा? सिक्योर्ड भी अनसिक्योर्ड भी, ठीक है। द टोटल ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स ओड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व्स, ठीक है। जो मैंने बोला बायबैक होने के बाद तुम्हारा ये प्रॉपर लिखना, जब भी तुम डेट भी लिखोगे तो डेट जिसमें वो सारा आएगा सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड, ठीक है। इसका रेशियो इज टू वो अपना पेडअप का, पेडअप प्लस एफ आर, ये दोनों, तो ये 2:1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द आइडियल रेशियो। क्लैरिटी है? यही लिखा है ना, और कुछ नहीं लिखा। इज नॉट मोर देन ट्वाइस पेड अप एंड इट्स फ्री रिजर्व्स, हाँ ठीक है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर नोटिफाई अ हायर रेशियो, हाँ ठीक है। गवर्नमेंट चाहे तो हायर रेशियो दे सकता है। यहाँ तक भी डन है। उसके बाद तुमने अगला क्या बोला है? ऑल शेयर्स ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ बायबैक आर फुल्ली पेड अप, हाँ ठीक है। आप जो भी शेयर्स को बायबैक करोगे पहले वो फुल्ली पेड अप होंगे, उसके बाद ही आप उनको बायबैक करोगे, ठीक है। पहले आप हमें सारा पैसा दो, फिर हम आपका शेयर्स वो खरीदेंगे, फिर हम आपको पैसे दे देंगे, बट इवेंचुअली द शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप बिफोर बायबैक। यहाँ तक क्लैरिटी है? नेक्स्ट, द बायबैक ऑफ द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशंस ऑफ सेबी, हाँ ठीक है। जो भी आप बायबैक करोगे सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से करोगे। इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट तुम्हारा है, एक बार आपने बायबैक कर दिया तो वापस से अगला बायबैक 1 साल के अंदर अंदर नहीं होगा। एक बायबैक हुआ, वापस से बायबैक करना चाहते हो, साल रुक जाओ, वापस बायबैक साल बाद ही हो सकता है, ठीक है। जी पॉइंट का सेकंड लाइन, नो ऑफर ऑफ बायबैक मेंशन्ड अबव शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर reckoned from the date of closure of the preceding offer of buyback if any। reckoned मतलब एक तरीके का counted from, ठीक है। यहाँ पर reckoned वो है, वैसे reckoned का मतलब होता है कि उसको छोड़ के बाकी सब, तो reckoned from the date मतलब वो डेट हटा के उसके बाद अगर तुम गिनोगे तो 1 साल से कम टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है?
Next, the notice of the meeting of at which special resolution is proposed to be passed will be accompanied by explanatory statement. हाँ ठीक है, कंपनी लॉ में तुमने पढ़ा है, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है तो एक नोटिस जाता है, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है. जब तुम भी जनरल मीटिंग करते हो कंपनी के अंदर, जब जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग में नोटिस जाता है. जनरल मीटिंग का कितने दिन पहले जाता है? 21 दिन पहले. शाबाश, 21 डेज़ का क्लियर नोटिस जाता है, राइट. अगर तुम्हें जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है ना, तो तुम सिर्फ नोटिस दोगे तो चलेगा. पर अगर तुम्हें जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो नोटिस प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हो, समझाओगे मैटर कि भाई हम क्या करने वाले हैं इस मीटिंग में, क्या बायबैक होने वाला है, क्या रेशियो होगा, हम बायबैक क्यों कर रहे हैं, कब तक कर लेंगे, लास्ट बायबैक कब किया था, इसके बाद वैल्यू क्या होगी कंपनी की. यू विल मेक देम अंडरस्टैंड एवरीथिंग. वाई? सो दैट बिफोर दे कम टू द मीटिंग दे आर प्रिपेयर्ड कि उनको बायबैक के लिए हाँ बोलना है या ना बोलना है. आया समझ? Lastly, every buyback shall be completed within a period of 1 year from the date of passing the special resolution or board resolution as the case may be. मतलब तुमने आज परमिशन ले ली, बात समझ जाओ, आज परमिशन ले ली, परमिशन लेने के बाद अब मैंने तेरे को पूछा कि अच्छा सुन मेरे को ना फ़ोन लेना है, मैं ले लूँ? तो बोलेगा हाँ ले ले, ठीक है. तो पूछ लिया ना मैंने, अब साल के अंदर अंदर फ़ोन ले लो. पॉइंट समझे? मैंने पूछ लिया, मैं 4 साल बाद ले रही हूँ, अरे तुमने तो बोला था ले लो, तो अभी आज नया फ़ोन आया तो मैंने ले लिया. वो परमिशन इतना लंबा नहीं चलेगा. बायबैक आपको एक बायबैक आपने कर लिया तो अगले बायबैक में साल का गैप. आपने एक बायबैक का पूछ लिया तो वो बायबैक को साल के अंदर अंदर ख़त्म कर दो. फिर वो साल के अंदर अंदर ख़त्म हो गया, फिर अगले बायबैक में वापस से 1 साल का गैप. यहाँ तक क्लैरिटी है? कोई डाउट? तो मेन तुम्हारी अभी यहाँ पर लिमिटेशंस या कंडीशंस क्या हैं कि तुम्हारा आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए. एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे अगर तुम्हारा बायबैक मोर देन 10% है तो. हाउएवर अगर बायबैक लेस देन 10% है, 10% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व. शाबाश. तो लेस देन 10% है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाएगा बायबैक, राइट. अगर तुम्हारा बायबैक है 25%, राइट, तो 25% के ऊपर बायबैक कर सकते हैं ना? नहीं. शाबाश. तो 25% के ऊपर बायबैक नहीं कर सकते. 25% ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस FR. वेरी गुड. यहाँ तक ठीक है. अब अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तुम्हारा रेशियो के बारे में बात हुई, डेट इज टू इक्विटी रेशियो. डेट माने जितना हम लोन ले सकते हैं. डेट माने कर्जा. अरे समझ गया मैं. डेट माने सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड. और वो इक्विटी माने सिर्फ इक्विटी नहीं, वो था प्रेफरेंस प्लस वो सारी इक्विटी आएगी. पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है. इसके अलावा तुम्हारा और कुछ था यहाँ पर? हाँ बस 1 ईयर का गैप, परमिशन विद इन 1 ईयर एज पर द सेबी प्रोविजंस. डन है. शाबाश. सेबी बायबैक रेगुलेशन 2018. यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ने वाला. नेक्स्ट पेज पर आ जाओ. डेफिनेशंस देख लो. नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट बस थोड़ा बहुत समझ जाओगे. एसोसिएट इंक्लूड्स अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय हिमसेल्फ इन कॉम्बिनेशन रिलेटिव्स जो भी है हैव कंट्रोल ओवर द कंपनी, या जिसके एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स का कंट्रोल ओवर द कंपनी है. चलो ठीक है. बायबैक पीरियड मतलब वो पीरियड जब तुमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, पास करने के बाद तुम्हारा सारा बायबैक का काम चल रहा है ना, जो वो तुम्हारा बायबैक पीरियड हुआ. ठीक है. गिव इट अ रीड. पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द पोस्टल बैलेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. मतलब समझाती हूँ मैं. स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास करोगे? यूजुअली पता है स्पेशल रेजोल्यूशन में मतलब मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है शुरू से. स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होता है. ठीक है. जनरल मीटिंग में वोटिंग अलग अलग टाइप से होती है, बाय पोल, बाय शो ऑफ हैंड, बाय पोस्टल बैलेट. बायबैक की मीटिंग, बायबैक का डिसीजन लेने के लिए जो भी मीटिंग होगी, जो भी वोटिंग होगी ना, वो कंपल्सरीली बाय पोस्टल बैलेट होती है. शो ऑफ हैंड या पोल नहीं होता है, बैलेट से होती है. ठीक है. पोस्टल बैलेट. पोस्टल बैलेट क्या होता है? अपना नोटिफिकेशन जाता है और उसके अंदर नोटिफिकेशन जाता है, उसमें वो प्रूफ करते हैं. या तो ऑनलाइन, नहीं तो वैसे पोस्टल बैलेट इज बैलेट पेपर. सुना है? जैसे वोटिंग होती है, हाँ बस कुछ नहीं, पर्ची होएगी, उस पर आप अपना टिक्का स्टैम्प मारो और वो बैलेट बॉक्स में डाल दो.
थोड़ा सा वो होता है सीक्रेसी अपने होता कोई है, भी जैसे इलेक्शन होता है वही असम तो वोट ही नहीं करनी सीक्रेसी कि भाई किसने क्या वोट किया वो पता नहीं लगता। हाँ, वो बस आज के टाइम पर बैलेट पेपर जितना हमारा जाता नहीं है, हमें एक बैलेट पेपर ई बैलेट पेपर टाइप का आ जाता है जिसमें आप यस जो भी आपका ऑप्शन है वो लिख के आप वापस मेल बैक कर सकते हो, ठीक है, ईमेल कर सकते हो। तो एनीवे द पॉइंट बीइंग बायबैक की मीटिंग का जो भी वोटिंग होना है वो पोस्टल बैलेट से होगा। तो उन्होंने बोला पोस्टल बैलेट का रिजल्ट आ गया तब से दिन शुरू हो रहे हैं, या बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया तब से दिन शुरू हो रहे हैं। कब तक चलेंगे ये दिन बायबैक पीरियड के? एज द केस में बी टू ऑथराइज बायबैक ऑफ शेयर्स एंड डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स हैव एक्सेप्टेड द बायबैक ऑफर इज मेड। तो रेजोल्यूशन की परमिशन या रेजोल्यूशन पास होने से लेकर बायबैक की पेमेंट तक के सारे पीरियड को बायबैक पीरियड कहते हैं। आया समझ? कोई डाउट है? शाबाश। कंट्रोल इट हैज़ द सेम मीनिंग टेरा। सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन होगा? सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन होता है? CS हम, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर छोटे शेयर होल्डर उम्र में छोटे हैं कि प्राइस में छोटे हैं? प्राइस में मार्केट में देख लो उनके पास कितने शेयर्स हैं, 2 लाख से कम। पढ़ो इसको फटाफट पढ़ो ना यार प्लीज़। जे मैंने इसमें से कुछ पूछा तुम्हें और ना आया। मैं बढ़ता हूँ अच्छे से। क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर भी होता है बायबैक से पहले वाले यही क्वेश्चन पूछना था बस यही चाहते तो अब यहाँ पर हम ऐसे बोल रहे हैं क्लोजिंग प्राइस इन द सेंस ऑफ अ पीरियड ऑफ, जैसे मैं बोल सकती हूँ, अच्छा तुम वैसे छोड़ दो, शेयर मार्केट में दिन का क्लोजिंग प्राइस मिलता है। आज शाम को जब मार्केट क्लोज हुई तो प्राइस ये चल रहा है, राइट? तो वैसे क्लोजिंग प्राइस होता है, तो हम उस हिसाब से क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मार्केट की क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी हु हैव शेयर्स और द स्पेसिफिक सिक्योरिटीज हुज मार्केट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइस, कि आपका आज का मार्केट वैल्यू दिन में तो हमें पता तो लगेगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहे हैं शेयर्स, दिन में हमें पता नहीं लगेगा। हमें पता कब लगेगा? मार्केट क्लोज होएगी, तो आज तुम्हारे इस वैल्यू पे क्लोज हुई है मार्केट, उस हिसाब से तुम्हारे शेयर प्राइस कितने हैं। तो इफ़ एज पर द क्लोजिंग प्राइस और अदर तुम्हारे क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन विच हाइएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इन रिस्पेक्ट ऑफ इज दिस एज ऑन द रिकॉर्ड डेट इज नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज़। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? तो फिर पढ़ लिया। मैंने तो पूरा पढ़ा ही नहीं था, मैंने अभी तक पढ़ा। तूने पहले पूरा पढ़ लिया था, नहीं उसके बाद तूने बोला आंटी कि मैं पढ़ता हूँ दोबारा। नौटंकी। रिकॉर्ड डेट, अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें बोला स्मॉल शेयर होल्डर, यहाँ पर पहले ध्यान दे अनुभव। स्मॉल शेयर होल्डर बोला, स्मॉल शेयर होल्डर के लिए बोला कि एक ऐसा इंसान जिसका रिकॉर्ड डेट के दिन प्राइस ऑफ शेयर्स होगा लेस देन 2 लाख, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड डेट क्या होती है? हम जब भी बायबैक करते हैं या डिविडेंड देते हैं ना, तो कंपनी एक डेट डिसाइड देती है, डेट डिसाइड कर लेती है अपने आप से कि इस दिन में जो भी मेरे शेयर होल्डर्स होंगे उनको मैं डिविडेंड दूंगी। आज अगर क्या तारीख है अपनी? 18, ठीक है। तो 18th को मैंने डिसाइड कर लिया कि ऑन द 23rd ऑफ अगस्त हु आर द शेयर होल्डर्स हु हैव शेयर्स ऑफ द कंपनी विल गेट अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर, राइट। तो इससे होता क्या है? 2 चीज़ें होती हैं, एक एडवर्टाइजमेंट हो जाती है कंपनी की उल्टी फुल्टी तरीके की, दूसरा जिस बंदे को डाला जाएगा डिविडेंड का, 2 पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं, फटाफट मैं खरीद लेता हूँ, जिस चक्कर में कंपनी का शेयर प्राइस का वो भी ऊपर जाता है, राइट। तो कंपनी पहले डिक्लेयर करती है हमेशा रिकॉर्ड डेट की। अगर मैं मान लो मेरे पास शेयर्स हैं ऑलरेडी, तो मैं बेचूंगी नहीं, मेरे को बेचने भी होंगे तो फिर मैं 23 तारीख के बाद बेचूंगी, डिविडेंड लेके बेचूंगी, राइट। सो अलग अलग टाइप होता है। रिकॉर्ड डेट इज़ द डेट जिसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है कि इस दिन वाला मेरा रिकॉर्ड डेट होगा, इस दिन वालों को मैं बायबैक करूँगी, इस दिन वालों को मैं अपने शेयर्स दूंगी, या इस दिन वालों को राइट शेयर्स मिलेंगे, इस दिन वालों को बोनस शेयर्स मिलेंगे। ऐसे आया? क्यों? क्योंकि अब मार्केट इतनी फ्लक्चुएटिंग है कि हर दिन किसी ना किसी के अलग बंदे के पास शेयर्स होते हैं,
राइट। तो हम ना इतना एम्बिग्यूटी नहीं चाहते हैं, हमने डेट डिसाइड अपने आप ही कर ली कि इस दिन का रिकॉर्ड डेट होएगा। अब हमने रिकॉर्ड डेट डिसाइड कर लिया, हमने उस रिकॉर्ड डेट का क्लोजिंग प्राइस डिसाइड किया कि उस रिकॉर्ड डेट के दिन जब मार्केट बंद होएगी तो आपका एक क्लोजिंग प्राइस निकलेगा। वो क्लोजिंग प्राइस अगर लेस देन 2 लाख है, वो क्लोजिंग प्राइस अगर लेस देन 2 लाख है तो आप एक स्मॉल शेयर होल्डर कहलाओगे। आया समझ? ये क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर देखोगे? मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में अभी अंडरस्टैंड मैं क्या पूछ रही हूँ। क्लोजिंग प्राइस देखोगे तुम स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी बीएससी पर भी लिस्टेड है, एनएससी पर भी लिस्टेड है, तो फिर कौन सा देखोगे? क्यों? BSC। क्यों BSC क्यों देखोगे ये? सबसे पुराना BSC NSE है। क्योंकि नेशनल आप बताओ। इसमें लिखा हुआ है, तुमने पढ़ लिया ना, हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम। जिस स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर ज़्यादा ट्रेड होते हैं उस शेयर का, उस जगह का क्लोजिंग प्राइस देखोगे। इफ़ इट इज़ ट्रेडेड मोर ऑन NSE देन क्लोजिंग प्राइस ऑन द रिकॉर्ड डेट ऑफ NSE। इफ़ इट इज़ ट्रेडेड मोर ऑन BSE देन द क्लोजिंग प्राइस ऑन द रिकॉर्ड डेट ऑन BSE। आया समझ? क्लोजिंग रिकॉर्ड डेट के दिन मार्केट क्लोज होने पर जो भी आपके शेयर का प्राइस होगा, अगर वो 2 लाख से कम होगा तो आप एक स्मॉल शेयर होल्डर हैं, अगर 2 लाख से ज़्यादा होगा तो एक शेयर होल्डर, नॉट स्मॉल शेयर होल्डर हैं, ठीक है। अदर देन शेयरहोल्डर। क्लैरिटी है? पढ़ा करो ढंग से, चीज़ें इतनी आसान है नहीं, ठीक है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, नेक्स्ट वही कुछ स्पेसिफाइड होंगी, नोटिफाइड होंगी। स्पेसिफाई कर दिया तो मतलब बस बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर मतलब ऑफर, एन ऑफर बाय अ कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। हमने ऑफ़र किया कि भाई हम आपसे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, हम अपना ऑफ़र टेंडर कर रहे हैं, आपको अगर पसंद आए तो ऑफ़र ले लो और हमें शेयर्स दे दो, राइट। तो ऑफर बाय कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर फ्रॉम द होल्डर्स ऑफ द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। जब हम शेयर्स बेचते हैं तो हम क्या इशू करते हैं? इशू मतलब इन द सेंस एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना जब हम शेयर्स बेचते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट का क्या नाम होता है? कुछ याद है? प्रोस्पेक्टस, राइट। यू नो अबाउट प्रोस्पेक्टस, राइट। तो हम जब शेयर्स इशू करते हैं हम एक प्रोस्पेक्टस देते हैं लोगों को कि देखो ये हमारे शेयर्स हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हम 10 सालों में करने वाले हैं, ये हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स है, ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ऐसा हम डिविडेंड देंगे, ऐसा सब चीज़ें, ये हमारा डायरेक्टर है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी लोकेशन है, दुनिया भर का हम ज्ञान दे देते हैं प्रोस्पेक्टस में। जब शेयर्स बेच रहे हो तो प्रोस्पेक्टस इशू होता है, जब शेयर्स खरीद रहे हो, बाय बैक कर रहे हो तो लेटर ऑफ ऑफर इशू होता है, ठीक है। चीज़ दोनों सेम है, नाम अलग अलग है। लेटर ऑफ ऑफर इशू होता है, लेटर ऑफ ऑफर में हम बोलेंगे कि भाई हम पैसा और ख़रीद रहे हैं, हमारे आगे का ये ऑब्जेक्टिव है, तब हम बाय बैक कर दो, इस प्राइस की बढ़िया प्राइस है, ये प्राइस हमने कैसे निकाला वो भी बताते हैं, हाउ डिड वी कम आउट टू दिस प्राइस, ये आपका बेस्ट प्राइस है या एक्सेट्रा, तो उस हिसाब से आपके शेयर टेंडर होते हैं। आया समझ यहाँ तक? कोई डाउट है? नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स और द सिक्योरिटीज़। द मैक्सिमम लिमिट, ये पढ़ा है तुमने, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनी बायबैक शैल बी 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ and free reserves of a company based on the both stand alone and consolidated financial statements of the company. stand alone and consolidated माने सब पता है, तो अकाउंट्स में पढ़ा है तुमने भर भर के। कंसोलिडेटेड में तो 2 कंपनीज का इंटीग्रेटेड बन जाता है अकाउंट्स, और स्टैंड ऑफ का कल लेगा। मान ले कंपनी ए और बी हैं, ठीक है, वो एक सब्सिडरी, हाँ, तो कंपनी अगर मान ले होल्डिंग सब्सिडरी है या एसोसिएट्स हैं तो उन दोनों का एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाते हैं ना हम लोग, तो वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। एक बनाते हैं हम स्टैंड अलोन, यानी कि आपका कल्ले का स्टेटमेंट। तो हम 25% जब गिन रहे हैं, हम किस हिसाब से गिन रहे हैं? हम दोनों के हिसाब से गिन रहे हैं। 25% ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व्स। तो पेड अप और फ्री रिजर्व्स तुम्हारा स्टैंड अलोन में भी लिखे होंगे, पेड अप फ्री रिजर्व्स तुम्हारे कंसोलिडेटेड में भी लिखे होंगे। तो दोनों के अमाउंट देखो, दोनों में से जो कम आएगा ना, विच एवर सेट्स आउट अ लोअर अमाउंट, वो माना जाएगा, ठीक है। तो 25% ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व्स
ऑफ द कंसोलिडेटेड या तो ऑफ द स्टैंड अलोन विच एवर इज लेस विल बी द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच यू कैन बाय बैक द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है। आया समझ? लिख लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा वैसे। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट तुम्हारा क्या दिया हुआ है नोट्स अभी? In respect of the number of equity shares bought back in any financial year, the maximum limit shall be 25%। दोबारा क्यों लिखा है? एक नीचे ही बस सीधा। मेरे को कई बार बहुत डाउट होता है कि ये दोबारा क्यों लिखेंगे, मतलब ऐसे कि भाई हम तो कुछ नहीं मिस कर रहे। मेरे को तो वो लगता है बार बार कि बार बार क्यों ही लिखेंगे, कुछ तो अलग होगा इस पॉइंट में, पर पता नहीं लगता। अच्छा हाँ है ना, ध्यान से पढ़। कि उसी फाइनेंशियल ईयर में से 25% कर सकते हो। जो तुम्हारा, हाँ वही है तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 है जो बोलता है कि 25% नहीं करना, उससे ऊपर नहीं करना। पॉइंट नंबर 1 मतलब वो नोट के पहले वाला पॉइंट, वहाँ पे ब्रैकेट, वहाँ पे साइड में लिख दो थ्रू आउट इट्स लाइफ, थ्रू आउट लाइफ ऑफ द कंपनी लिखा, थ्रू आउट लाइफ ऑफ द कंपनी। और नोट पॉइंट नंबर 1 में है वो इन अ ईयर भी बोला हुआ है कि आप पूरी ज़िंदगी में उसके 25% से ऊपर नहीं करोगे। हाउ एवर आप एक साल में भी 25% से ऊपर नहीं करोगे। जिंदगी में तो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह चाहिए, इसीलिए बोला कि ज़िंदगी में 25% से ऊपर नहीं करोगे। अगर आपका इक्विटी बढ़ गया तो फिर उस बढ़े हुए इक्विटी का 25% देख लेना, पर ज़िंदगी में 25% से ऊपर नहीं और साल में भी 25% से ऊपर नहीं। नहीं नहीं चलो ना, तो फिर होगा कुछ जैसे अपने से। इतना भी पागल थोड़ी होंगे जो किताब बना रहे लोग, थोड़े थोड़े होंगे पर इतने भी नहीं होंगे। ओके नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द एग्रीगेट ऑफ secured and unsecured debts owed by a company to the paid up capital and free reserves after buyback। रेशियो बताए 2:1 वाला, both on standalone and consolidated basis whichever is lower। however if higher ratio of debt is suggested by the वही company act तो फिर वो ठीक है। तो पहला तो ये बोला, उसके बाद एक न्यू चीज़ बोली है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में देखना। नेक्स्ट यही बोला कि रेशियो जो भी आपका होगा एग्रीगेट बी लेस देन और इक्वल टू 2:1 based on standalone and consolidated financial statements of the company which is lower after excluding financial statements of all subsidiaries that are non-banking financial companies and housing finance companies regulated by RBI or NHB as the case may be। समझाती हूँ सारा। However, buyback of securities shall be permitted only if all such excluded subsidiaries have their ratio of aggregate of secured and unsecured debts and reserves not more than 6.1 on standalone basis। कुछ भी समझ में आया? कुछ भी? थोड़ा भी नहीं आया होगा? मजा आएगा। मैंने कहना समझा था, फिर क्या बोलूँ? तभी तो वो बोल रहा है, तभी तो वो बोल रहा है। हाँ बोल दे, भगवान ऐसा दुश्मन किसी को ना दे, दोस्त भी किसी का ना दे। चलो ठीक लिखते सी भी HFC if its debt does not exceed 6 point। अच्छा ठीक है, देखो तुम्हें फर्स्ट पॉइंट पूरा हम स्टार्टिंग से समझते हैं। हाँ, तुम्हें फर्स्ट पॉइंट में ये समझाया गया कि जो रेशियो ऑफ, शुरू से पढ़ रही हूँ मैं क्योंकि है थोड़ा ये पॉइंट में दिक्कत। बुलेट पॉइंट नंबर 1, द रेशियो ऑफ एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट्स ओड बाय द कंपनी टू द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स आफ्टर बायबैक। तो हमें शुरू से हम ये बोल रहे हैं कि आपका जो एग्रीगेट पेड अप प्लस FR जो भी तुम्हारा है उसका रेशियो हमने बोला है कि 2:1 के ऊपर नहीं जाएगा, राइट। तो तुम्हारा A पॉइंट बोलता है बी इट शैल बी द रेशियो शैल बी लेस देन 2:1।
based on both standalone or consolidated financial statements whichever is lower, right? तो 2:1 on the basis of both किस हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, secured unsecured plus secured का debt is to paid up plus free reserves, इसके हिसाब से हमने देखा, इसके हिसाब से हमने दोनों का देखा, दोनों इन द सेंस कंसोलिडेटेड भी देखा, स्टैंडअलोन भी देखा, जो तुम्हारा लोअर वाला एंड होएगा उस हिसाब से अपने को चेक करना है। इन दोनों में से कौन सा लोअर है? इन दोनों में से लोअर नहीं बचे, तू सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट निकाल, तू ये निकाल, इक्विटी निकाल, ठीक है, ये तूने दोनों निकाले। अब तेरा स्टैंडअलोन के हिसाब से डेट आ रहा है 100, ठीक है, ठीक है, स्टैंडअलोन वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से डेट आ रहा है 100 और पेडअप आ रहा है तेरा 500, ठीक है, करेक्ट। तो बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है ना, हमारा पेडअप ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं करते हैं अपने यार, इसको 1000 कर देते हैं, चल ठीक है। हाँ, तेरा 500 इक्विटी है और 1000 तेरा डेट है, ठीक है, इस हिसाब से तेरा रेशियो बना हुआ है प्रॉपर 2:1, करेक्ट। तो मतलब तो स्टैंडअलोन के हिसाब से तो कन्फर्मिटी में है, करेक्ट। दूसरा तूने कंसोलिडेटेड भी देखा, कंसोलिडेटेड के हिसाब से तेरा आ रहा है कि इक्विटी तेरी आ रही है कुछ 2000 और तेरा डेट आ रहा है 5000, इसके हिसाब से तुम मैच कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली, करेक्ट। तो हम वही देख रहे हैं कि स्टैंडअलोन भी चेक करो, कंसोलिडेटेड भी चेक करो, जो तुम्हारा लेसर वाला होएगा ना उसके हिसाब से हमें देखना है, ठीक है। इसके हिसाब से स्टैंडअलोन, इसके हिसाब से ये तेरा रेशियो ये वाला कम हो गया ना, आंसर देखना फाइनल। यहाँ पर 2:1 तूने सही किया हुआ है, यहाँ पर तेरा रेशियो 2:1 सही से नहीं बन रहा है, तो यू विल चेक द लेसर वाला, मतलब जो गलत वो वाला देख चेक करो तुम लोग, ठीक है। और ठीक है, इतना ज़्यादा मैथ्स नहीं आएगा, तुम्हें देखना है दोनों में से कोई एक जो लेसर है, विच एवर इज लेस लिखा है ना यहाँ पर, विच एवर इज लोअर, you will check based on both standalone and consolidated financial statement whichever is lower. However, if a higher ratio government ने बताया तो higher ratio देख लिया, राइट। अब नेक्स्ट तुम्हें एक तो ये बोल दिया ए कि आपको 2:1 तो चेक करना है, दूसरा उन्होंने बोला क्या कि आपकी मान लो एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने, हम दो चीज़ें करते हैं, दो चीज़ में हम ये करते हैं, हम स्टैंडअलोन भी देखते हैं, हम कंसोलिडेटेड भी देखते हैं, राइट। अब एक्स कंपनी की स्टैंडअलोन तो चलो ठीक है हमने देख लिया, जब हम कंसोलिडेटेड देखने गए ना तो कंसोलिडेटेड के अंदर सब्सिडरीज भी आती हैं, एसोसिएट्स भी आती हैं, राइट। तो हमने देखा कि एक्स कंपनी की जो सब्सिडरी है वो है HDFC बैंक, ठीक है। उसके अलावा उसकी एक और सब्सिडरी है जो है हाउसिंग, एक हाउसिंग फाइनेंस करती है, घर के लिए लोन देती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ध्यान दे रहा है अनुभव, जगह हुआ है ना, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। ये दो कंपनीज हैं जो इसकी सब्सिडरी हैं, एक्स कंपनी की दो सब्सिडरीज हैं। तो अब ना इन्होंने एक स्पेशल रूल बनाया इनके लिए, हाउसिंग फाइनेंस वालों के लिए और HDFC वालों के लिए। क्यों स्पेशल रूल इनके लिए बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहली बात, ये इनका तो लोन ही काम ही लोन देना होता है ना, लोन देना, पैसे लेना, इक्विटी, ये सब इन्वेस्टमेंट, इनका तो काम ही होता है। तो अगर हम इनको भी इतना स्पेसिफिकली जज करने लग गए ना तो हमारा डेट 2:1 में बड़ा पंगा रहेगा। तो उन्होंने क्या बोला, अगर ऐसा है, अगर तुम एक कंपनी हो, सो रहा है तू, नहीं सो रहा, खड़ा होकर सुन, अगर आप एक कंपनी को, अभी बोले आपने क्या, अगर आप एक कंपनी को, यही बोल रहे आपने, यही बोला है कि नहीं बोला? और उससे 2 सेकंड पहले क्या बोला था? उससे 2 सेकंड पहले यही बोला था आपने, क्या बोला था ये, मैं यही समझा रहे थे आपको, यही समझाया यही रहेगा ना, यही बोल रहा है आपने, क्या तो नहीं बोला, सुन रहा हूँ मैं, आपको लग रहा है सो रहा है। अच्छा, इनकी फिर रेशियो दी इन्होंने 6:1, इनकी रेशियो दी है, आपको लग रहा है पर मैं जा रहा हूँ सच में। ठीक है चल। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है दो आपकी, सॉरी एक एक्स कंपनी है जिसकी सब्सिडरीज है HDFC बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। शुरू से अपने देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी जिसकी एक स्टैंडअलोन हमने चेक कर ली, वो हमारा कोई पंगा नहीं है, वो हमको चेक करने में इतना दिक्कत भी नहीं है। अब हम कंसोलिडेटेड चेक करते हैं, कंसोलिडेटेड में भी पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा कोई पंगा नहीं है, पॉइंट नंबर 2 में हमने बोला व्हेन वी वर चेकिंग द कंसोलिडेटेड थिंग, व्हेन वी वर चेकिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट हैपेंड इज, हमने ऐसा देखा कि उस कंपनी की सब्सिडरी, उस कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सब्सिडरी के अकाउंट्स भी जुड़ रहे हैं,
पर उसकी जो सब्सिडरी है ना वो एक फाइनेंशियल कंपनी है। पॉइंट समझे? फाइनेंशियल बीइंग HDFC बैंक या हाउसिंग फाइनेंस बैंक, राइट? एग्जाम्पल दिया, यहाँ तक समझ में आया? अब जब ने इनके देखे तो ये प्रॉब्लम है कि दीज कंपनीज आर यूजुअली एंगेज्ड इन इक्विटी और लोन और डेट और एक्सेट्रा। गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज़ वाई व्हाट वी टोल्ड देम इज़ कि आप HDFC का कल्ले का रेशियो चेक करो। HDFC का कल्ले का रेशियो अगर डज नॉट एक्सीड 6:1, डेट इज टू इक्विटी में 6:1, बैंकिंग कंपनीज हैं ये, इनको लोन देना ही तो काम होता है इनका, तो इनके पास अगर 1 रुपया है ना, ये 6 रुपये का लोन दे सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज, 1 रुपया है तो 6 रुपये का लोन दे सकते हैं। तो इफ़ अगर इनका डेट इज टू इक्विटी रेशियो, HDFC का डेट इज टू इक्विटी रेशियो 6:1 के नीचे आता है, ठीक है, मतलब सही है, प्रॉब्लम नहीं है ना कोई हमारे लिए तो, राइट? तो उन्होंने बोला फिर इसको आप इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, HDFC के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, HDFC के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्स वाली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसोलिडेटेड करो ही मत, उसको गिनो ही मत। उसको कंसोलिडेट करना है तो बाकी के कर लो, इसके मत करो। क्यों? क्योंकि ये कल्ली सही है, पर इधर चली गई ना तो इसका डेट बहुत बढ़ जाएगा और हमारा 2:1 का रेशियो बिगड़ जाएगा, फिर हम आपको लोन बायबैक के लिए अलाउ नहीं कर पाएंगे, इसलिए करो ही मत। आया समझ? अगर इसका खुद का 6:1 नहीं फॉलो होता है फिर हम बोलेंगे फिर करो, क्योंकि हमें पंगा लग रहा है, फिर तुम्हारा फॉलो नहीं होएगा, डेट 2:1 नहीं होएगा, हम तुम्हें मना कर देंगे। आया समझ कि नहीं आया? कोई डाउट है बताओ अभी? नहीं पढ़ो इसको अभी। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सो रहा था? तेरी आंखें बंद हो रही थी, लगा लोगा नहीं मुझे कुछ। मैं बस सुना भी तो है मैंने। भक्ति में मत लीनो ना, मेरे को तो लगे ना कि जगह हुआ है। बी लेस देन पढ़ो सेकंड पॉइंट दोबारा। भगवान को याद करना तो अच्छी बात होती है। भगवान तुझे बचाएंगे नहीं CS से, वो वहाँ पे भी वो यही बोलेंगे मेहनत करो। बी लेस देन और इक्वल टू 2:1, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी विच इज लोअर आफ्टर एक्सक्लूडिंग। कौन सी सब्सिडरी एक्सक्लूड करी हमने? आफ्टर एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सब्सिडरीज दैट आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रेगुलेटेड बाय RBI। वो फाइनेंशियल कंपनीज जो RBI रेगुलेट कर रही है उस सब्सिडरी को हम एक्सक्लूड कर देंगे अगर RBI और NHB एज ए केस में हाउएवर बायबैक कर देंगे फुल स्टॉप, पर नहीं करेंगे, इन्होंने उल्टा लिखे हाउएवर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी परमिटेड ओनली इफ ऑल सच एक्सक्लूडेड subsidiaries have the ratio of aggregate of secured, unsecured and free reserves not more than 6:1 on standalone basis। हम HDFC को या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एक्सक्लूड करेंगे अगर उसका रेशियो 6:1 के ऊपर ना हुआ तो। आया समझ? कोई डाउट है बताओ? सही। ये 2 कंडीशंस और पढ़ लो एक बारी, एडिशनल कंडीशंस, और फिर अपने नया मैं वीडियो शुरू करूँगी। एडिशनल कंडीशंस ऑफ फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़, अ कंपनी शेल नॉट बायबैक इट शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज सो एज टू डीलिस्ट। आपको अपने शेयर्स अगर डीलिस्ट करना है ना, मतलब मार्केट में मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे मार्केट से निकलना है, राइट, तो उसको मैं डीलिस्ट कहती हूँ। तो अगर आपको डीलिस्ट ही करना है तो डीलिस्ट का अलग प्रोसीजर दिया हुआ है। अब ऐसे बायबैक के नाम पे डीलिस्ट मत करो, ठीक है? डीलिस्टिंग के डिफरेंट चैप्टर भी तुम्हारे बुक्स में है, राइट? तो डोंट डीलिस्ट योर सेल्फ इन द नेम ऑफ बायबैक। इफ़ यू वांट टू डीलिस्ट योर सेल्फ, डू इट्स द डीलिस्टिंग रेगुलेशंस। गेटिंग द पॉइंट? दूसरा, कंपनी शेल नॉट बायबैक from any other person through negotiated deals whether on or off stock market or through spot transactions or through any private arrangement। आप किसी से बायबैक करोगे तो पब्लिक के थ्रू मार्केट में करोगे, ऐसे अलग से नेगोशिएट करके दे तेरे को ज़्यादा पैसे दे दूंगा, तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे, प्राइवेटली बात नहीं करने वाले हो। ये भी समझ में आ गया? ईजी है। अगला, कंपनी शैल नॉट मेक एनी ऑफर ऑफ बायबैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये भी तुमको पता है, एक बायबैक खत्म होने के 1 साल के अंदर दूसरा बायबैक नहीं होगा, ये तुमको पता है। लास्टली, अ कंपनी शेल नॉट अलाउ बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स अनलेस द कंसिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड। शेल नॉट अलाउ बायबैक अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड, मतलब बायबैक होने के बाद तुम्हारा शेयर कैपिटल अफेक्ट होगा,
ठीक है, शेल नॉट अलाउ अनलेस इट इज़ अफेक्टेड, तो अफेक्ट नहीं होगा तो ये तो बायबैक फिर हुआ नहीं ना प्रॉपर, राइट। लास्टली ऑल द फाइलिंग्स टू द सेबी शैल बी मेड ओनली इलेक्ट्रॉनिक मोड आफ्टर बीइंग डिजिटली साइंड बाय CS। जो भी तुम फाइलिंग करोगे सेबी को, पेपर्स दोगे, फॉर्म सबमिट करोगे, रिक्वेस्ट दोगे, जो भी तुम दोगे, इट हैज़ टू बी डन बाय CS के साइन के बाद, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है? यस। ब्रेक ब्रेक है, इलस्ट्रेशन करनी है। इलस्ट्रेशन अपने फिर कल करें, मतलब इलस्ट्रेशन सब होंगे तो करते हैं। अंडरस्टैंड द थ्योरी सिलेबस ऑफ एवरीथिंग, है ना आज। चलो ठीक है, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।